हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिवीजन आईएएस के टेस्ट नंबर 26 के 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। इस क्लास में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में ही सॉल्व हो जाए, क्योंकि 1 घंटे में 2 घंटे में 50 क्वेश्चन 2 घंटे में 100 क्वेश्चन मिलते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व हो जाए। और यहाँ पर फिर से बता देते हैं कि जो क्वेश्चन डिस्क्राइबेबल होगा, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा तो उसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और वैसा क्वेश्चन जो लॉन्ग फॉर्मेट में ही, मतलब कि डिस्क्राइब करके ही खुद दिया होता है, डेफिनेशन फॉर्मेट में दिया होता है, तो उसको हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और जहाँ तहाँ जरूरत पड़ी तो डिस्क्राइब करेंगे। और कोशिश रहेगा कि 1 घंटे में ही हम लोग क्लास समाप्त हो जाए। तो चलिए अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहेगा, आप लोग को अवश्य ही जानकारियाँ मिलेंगी, नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 के इंटरफेस पर आ चुके हैं, जिसमें से हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, और क्या विचार करना है जी? तो सही विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर, सही कथनों पर विचार कर लेना है। और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका है 1 2 3, 2 3, 1 1 और 3। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब कि भारत में लघु वित्त बैंकों के लिए निर्धारित न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपये है। न्यूनतम चुकता पूंजी जो है 500 करोड़ रुपए, और एसएफबी को अपनी कम से कम 25% शाखाएं उन ग्रामीण केंद्रों में खोलनी अनिवार्य है जहां बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर जब देखते हैं कि बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उसके बाद से है कि केवल सूचीबद्ध एसएफबी ही यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम लोग ध्यान से देखेंगे, एसएफबी के संदर्भ में मुख्य रूप से इसका यह क्वेश्चन किसके आस इर्द गिर्द घूम रहा है जी? तो एसएफबी के संदर्भ में। तो एसएफबी के संदर्भ में आप लोग, स्मॉल फाइनेंस बैंक के संदर्भ में आप लोग यदि जानते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर सही तरीके से बोला जाए तो यहाँ पर एसएफबी के संदर्भ में विचार करने को बोलना चाहिए था, लेकिन इसमें दिया नहीं है। फिर भी यहाँ पर एसएफबी के संदर्भ में सारे कंडीशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जब देखिए यही कह रहा है कि एसएफबी के लिए निर्धारित न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपया है, तो यहाँ पर जो है एकदम सरासर गलती हो जाएगा, क्योंकि 500 करोड़ रुपया नहीं बल्कि कितना है जी? तो मात्र 200 करोड़ रुपया होता है। 200 करोड़ रुपया न्यूनतम चुकता पूंजी होती है, ना कि 500 करोड़। तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड लग सकता है। 1 नंबर गलत, 1 नंबर गलत, 1 नंबर गलत। हम लोग का आंसर 2 और 3 निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो गया। 1 2 नंबर 3 नंबर पता था चाहे नहीं, 1 नंबर हम लोग को पता चला, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनते चला गया। तो इस तरह से भी एलिमिनेशन मेथड बहुत कारगर होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा। एसएफबी को अपनी कम से कम 25% शाखाएं उन ग्रामीण केंद्रों में खोलना अनिवार्य है जहाँ बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। एकदम सही है। हम लोग फिर पढ़ के देख लेते हैं कि यह भी तो याद रहना चाहिए। 2 और 3 में केवल सूचीबद्ध है एसएफबी ही यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एकदम सही है, पूरी परिभाषा के साथ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व खुफिया निदेशालय, जिसको डीआरआई बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? डीआरआई के संदर्भ में कौन से सही नहीं है जी? तो यहाँ पर देखते हैं डीआरआई के संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दे रहा है कि यह वन्य जीवों के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से निपटने में संलग्न है। अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से राजस्व खुफिया निदेशालय, गलत कथन का चयन करना है। इसके बाद से यह कह रहा है कि यह स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों को लागू करता है। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्य करता है। उसके बाद से दे रहा है यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत गठित वैधानिक निकाय है। कह रहा है यह डीआरआई जो है वैधानिक निकाय है। यहाँ पर जब डीआरआई के संदर्भ में देखेंगे तो एक ऐसा यूनिट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से जुड़े हुए जितने भी वित्तीय, देखिए यहाँ पर लगा है राजस्व, अर्थात वित्तीय अवैध लेन देन जो भी होते हैं, वित्तीय अवैध लेन देन, उन सब पर कार्य, उन सभी पर निगरानी करने का काम करता है। तो वित्तीय अवैध लेन देन कहाँ पर होता है? तो एक होता है, हो सकता है तस्करी में। तस्करी कैसा जी? तो मादक पदार्थों का भी हो सकता है, मानवों का भी हो सकता है, मानव का भी तस्करी हो सकता है। और यहाँ पर सीमा शुल्क चोरी का भी, कर चोरी का भी अवैध अवैध गतिविधि हो सकती है। तो इन सभी मामलों पर यह निगरानी करने के लिए डीआरआई का निर्माण किया गया है। 1957 में ही इसका निर्माण किया गया था। कब किया गया था जी? तो 1957 में। तो यहाँ पर देखिए यही कह रहा है कि निपटने में संलग्न है। तो एकदम कैसे कि जो तस्करी होता है वह तो केवल मानवों का नहीं बल्कि जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जीव हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे लाल चंदन का कितना बड़ा व्यापार है। लाल चंदन हो, चाहे फिर बाघ देख लीजिए, बाघ या फिर शेर का भी, के उत्पादों का भी अवैध व्यापार होता है। इन सभी पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह औषधियों, यह भी काम करता है जी। मादक पदार्थों की तस्करी भी तो होती है और इससे राजस्व का हेर-फेर होता है, तस्करी होता है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर भी सही है, तीसरा नंबर भी एकदम सही है। सीबीआईसी के अधीन कार्य करता है। लेकिन जो चौथा नंबर दे रहा है कि इसका 1962 के तहत वैधानिक निकाय है, नहीं, यह गलत है, क्योंकि यह वैधानिक निकाय नहीं है अभी। तो यहाँ पर चौथा नंबर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा जी? तो चौथा नंबर ही होगा। क्यों जी? क्योंकि गलत कथन पूछा गया था और गलत चौथा नंबर ही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राज्यों की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर विचार करना है, कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है। सही विचार करना है तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सहमति के बिना
भारत के भीतर ऋण ले सकती हैं। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सहमति के बिना भारत के भीतर ऋण ले सकती हैं। उसके बाद से यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का बकाया ऋण है तो उसे ऋण लेने से पहले केंद्र से पूर्व सहमति लेनी होगी। सहमति लेने को। उसके बाद से भारतीय संविधान राज्यों को विदेशी स्रोतों से ऋण लेने से रोकता है। भारतीय संविधान कह रहा है कि राज्यों को विदेशी ऋण लेने से रोकता है जी। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन का तरीका है केवल एक, केवल दो, सभी तीन। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो ये यहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति के बिना भारत के भीतर ऋण ले सकती है, एकदम सही है। और उसके बाद से दूसरा नंबर कह रहा है कि यह जो कोई भी राज्य पर केंद्र सरकार का बकाया ऋण है तो उसे राज्य और ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व सहमति लेनी हो, एकदम सही है। लेकिन तीसरा नंबर जो कह रहा है कि भारतीय संविधान राज्यों को विदेशी ऋण लेने से रोकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भारतीय राज्य भी हैं, वे विदेशों से ऋण ले सकते हैं। जैसे कि आप हाल ही में गुजरात में सुना होगा, गुजरात सरकार ने विश्व बैंक से ऋण लिया था, एडीबी से भी ऋण लिया है। एडीबी, विश्व बैंक, इन सभी से गुजरात सरकार जो है ऋण ले चुकी है। पश्चिम बंगाल के भी नाम सुने होंगे, इसने भी लिया था। यहाँ पर आसाम ने भी 2024 में लिया था। तो ये सभी राज्य बार बार से ले सकते हैं विदेशों से ऋण। यहाँ पर भारतीय संविधान कभी रोकता नहीं। हाँ, नैतिक बाधा लगाई गई है कि हाँ, केंद्र सरकार अगर जिस दुश्मन देश घोषित कर दे किसी को, शत्रु देशों से ऋण लेने पर रोक लगाया जाता है। लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि किसी भारतीय राज्य कहीं विदेश से ऋण नहीं ले सकते हैं। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो हम लोग का 1 और 2 सही है, तो केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करना है, क्या विचार करना है? तो कह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से किसे परिभाषित किया गया है, किसे जो है परिभाषित किया गया है। यहाँ पर दे रहा है यह 3 श्रेणियों में उपलब्ध है, बंद, अर्धबंद और खुला। उसके बाद से कह रहा है कि इसका विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसके बाद से इन्हें बैंक और गैर बैंक दोनों जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कौन कौन सा दे रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि क्या यह परिभाषा प्रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट का है, उसके बाद से ट्रेजरी बिल का है, या फिर मसाला बॉन्ड का, या फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स का है। तो यहाँ पर यह जो होगा प्रीपेड पेमेंट्स बैंक इंस्ट्रूमेंट का यह उदाहरण है। जैसे कि आप लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक का नाम सुने होंगे, तो ये सभी जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक की परिभाषाओं में ये आते हैं। ये तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रीपेड पेमेंट्स का इंस्ट्रूमेंट है ये। और ये सभी कार्य जो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक हुआ, चाहे एटीएम कह रहे हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हुआ, ये सभी के सभी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग का आंसर निकल जाएगा कि यहाँ पर प्रीपेड पेमेंट्स बैंक का इंस्ट्रूमेंट का ये सब उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, नाइट्रोजन प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन प्रदूषण के संदर्भ में विचार करना है, और क्या विचार करना है जी? तो सही या फिर गलत। तो यहाँ पर दे रहा है कि सही पर विचार करना है। नाइट्रोजन पॉल्यूशन के संबंध में सही कथनों पर विचार कर लेना है। यहाँ पर दे रहा है भूजल में नाइट्रेट का प्रदूषण शिशुओं में मेथहीमोग्लोबिनेमिया का एक प्रमुख कारण है। मेथहीमोग्लोबिनेमिया का प्रमुख उदाहरण विश्वास से नाइट्रोजन यौगिकों से भरपूर कृषि अपवाह शैवाल के प्रस्फुटन को तीव्र करता है। इसके बाद से दे रहा है कि नाइट्रोजन प्रदूषण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिए, कह रहा है केवल 1, केवल 2, केवल 3 ऐसे करके दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर तीनों के तीनों सही है। भूजल में नाइट्रोजन का प्रदूषण शिशुओं में मेथहीमोग्लोबिन, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम सुने होंगे, जिसमें बच्चे का शरीर पीला ब्लू पड़ जाता है, ब्लू रंग का हो जाता है छोटे छोटे बच्चों में, और गंभीर रूप से उनको प्रभावित कर सकता है। और कुछ बच्चों की तो जान भी चली जाती है। लगभग मतलब 50% ऐसा चांस, 50% नहीं, लगभग 40% ऐसा चांस होता है कि बच्चों की मृत्यु हो जाता है जब मेथहीमोग्लोबिनेमिया हो जाता है या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिकों से भरपूर कृषि अपवाह शैवाल के प्रस्फुटन को तीव्र करता है, एकदम सही है। नाइट्रोजन प्रदूषण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों स्रोतों से उत्पन्न होता है, एकदम सही है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहदियन खलाम महोत्सव के संदर्भ में विचार करना है। बेहदियन खलाम महोत्सव, यहाँ पर सही कथन का चयन करना है जी। बेहदियन खलाम महोत्सव के संदर्भ में तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि यह जयंतिया जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य उत्सव है। जयंतिया का बेहदियाम खलाम है जी। या फिर कह रहा है कि यह उत्सव फसल उत्सव है। तो यहाँ पर बेहदियान खलाम तो यह एकदम सही है जी, जयंतिया जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है। लेकिन दूसरा नंबर कह रहा है कि यह कह रहा है फसल उत्सव है। तो यहाँ पर फसल उत्सव नहीं है। यहाँ पर फसल उत्सव किसको कहते हैं जी? तो फसल लगने पर, जैसे कि फसल लगने पर जो उत्सव मनाया जाता है उसको फसल उत्सव कहते हैं। यह जो मुख्य रूप से कौन होता है जी? सॉरी, फसल लगने पर या फिर फसल कटाई के बाद लगाया जाए। जैसे कि आप लोग अगर उत्तर बिहार के होंगे तो देखते होंगे कि धान की फसल जब खेत में बोया जाता है, धान की फसल लगाया जाता है, तो घर पर अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो एक महोत्सव की तरह मनाया जाता है। और धान की कटाई हो जाने पर छठ पर्व मनाया जाता है पूरे उत्तर भारत में। तो यहाँ पर छठ पर्व मनाया जाता है, ये क्या होता है? तो ये अभी का है, तो ये फसल महोत्सव है। लेकिन जो बेहदियान खला महोत्सव है, यह जो है
यह फसल उत्सव नहीं है, यह ऐसे ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर गलत हो जाएगा, तो 1 नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में विद्यमान गणराज्यों के संदर्भ में विचार करना है। गणराज्यों के संदर्भ में विचार करना है, कैसा विचार करना है जी? तो सही या फिर गलत है, यहाँ पर दे रहा है सही कथन पर विचार कर लेना है। सही कथन पर विचार कर लेना है। तो यहाँ पर और ऑप्शन का तरीका है केवल 2, 1 और 2 दोनों, 2 3, 1 2 और 3। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर वे सिंध, बेसिन तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में हिमालय की तलहटी में विद्यमान थे। इसके बाद से दे रहा है वास्तविक सत्ता जनजातीय कुलीन तंत्रों के हाथ में थी। तो किस संदर्भ में विचार करना था जी? तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो गणराज्य मौजूद थे उनके संदर्भ में। उसके बाद से दे रहा है कि प्रारंभिक गणराज्यों में ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं था। प्रारंभिक गणराज्यों में यहाँ पर 1 नंबर तो एकदम सही है। सिंधु बेसिन तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में हिमालय की तलहटी में विद्यमान थे। उसके बाद से वास्तविक सत्ता जनजातीय कुलीन तंत्रों के हाथ में थी, एकदम सही है। और यहाँ पर तीसरा नंबर भी सही है कि यहाँ पर प्रारंभिक गणराज्यों में ब्राह्मणों का कोई स्थान नहीं था। यहाँ पर तीनों के तीनों सही हो जाएगा, तीनों सही। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा आ जाएगा जी? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रजामंडल आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है। प्रजामंडल आंदोलन के संदर्भ में विचार करना, कैसा विचार करना है जी? सही या फिर गलत है, यहाँ पर दे रहा है सही विचार करना है प्रजामंडल आंदोलन के संदर्भ में। और यहाँ पर दे रहा है कि इसका उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन और नागरिक स्वतंत्रताओं की मांग करना था। इसका उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन और नागरिक स्वतंत्रताओं की मांग करना था जी। उसके बाद से दे रहा है यह मुख्यतः ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन के विरुद्ध, न कि देशीय रियासतों के शासकों के विरुद्ध था। उसके बाद से कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन नहीं किया था जी। कांग्रेस प्रजामंडल आंदोलन के संदर्भ में जब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर यह कांग्रेस प्रजामंडल आंदोलन क्या था जी? तो यहाँ पर तेरा फर्स्ट नंबर की इसका उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, उत्तरदायी शासन और नागरिक स्वतंत्रताओं की मांग करना था। तो एकदम यह सही है। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है कि मुख्यतः ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन के विरुद्ध था, न कि देशी रियासतों के विरुद्ध, एकदम सरासर गलती हो जाए। क्योंकि यह जो था मुख्य मतलब कि इसका फोकस क्या था जी? तो रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, अर्थात देशी रियासतों के विरुद्ध भी कार्य करना था। और इसका मुख्य फोकस कहाँ पर था जी? तो देशी रियासत जो थे निरंकुश तरीके से शासन करते थे उनके विरुद्ध था। ब्रिटिश के विरुद्ध तो था ही, लेकिन मुख्य विरोध किसका था जी? तो ब्रिटिश रियासतों के शासकों और ब्रिटिश रियासतों के विरुद्ध। और तीसरा नंबर दे रहा है कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो एकदम सरासर गलती हो जाए, क्योंकि 1920 से आप लोगों को पता होगा कि 1920 से 30 तक कांग्रेस तो रियासतों के मामलों से बाहर रही थी। और जो भी मुख्य भूमि क्षेत्र था, मतलब कि मुख्य नियंत्रण वाला क्षेत्र था ब्रिटिश के, उसमें आंदोलन चल रहा था। लेकिन 1930 के बाद से धीरे धीरे कांग्रेस का भी ध्यान रियासती जनता की तरफ जाने लगा, रियासती जनता के हितों की तरफ। तो इसी पहल के तहत रियासती जनता का कार्य अच्छा हो, तो इसके लिए उन्होंने धीरे धीरे जो भी रियासतों में संगठन थे उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में तो यह घोषित कर दिया गया कि जो रियासतें हैं उनमें रियासतों के में भी लोकतांत्रिक संस्थाएं की स्थापना की जाएगी। तो इसी के तहत और यहाँ पर तब जाकर 1938 के बाद से प्रजामंडल आंदोलन जो था यह काफ़ी आगे बढ़ गया, क्योंकि कांग्रेस ने इसका समर्थन देना शुरू कर दिया था। यहाँ पर कह रहा है कि समर्थन नहीं किया था। तो एक तीसरा नंबर गलत, दूसरा नंबर गलत, तीसरा नंबर गलत और केवल फर्स्ट नंबर सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में विचार करना है। और यहाँ पर दे रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। स्थापना जो थी 1964 में एक वैधानिक निकाय के रूप में। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसके प्रति जीत केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। सीवीसी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। तो यहाँ पर और इसके बाद से दे रहा है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका है सही कथन का चयन करना है। और केवल एक और 2, 2 और 3, केवल 2। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में, तो कह रहा है कि 1964 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। तो ये एकदम सरासर गलती है, क्योंकि इसकी स्थापना 1964 में तो की गई थी के संथानम समिति के सिफारिश पर, लेकिन उस समय वैधानिकता नहीं दी गई थी। वैधानिकता इसका मतलब कि उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी 1964 में, तो इसको वैधानिकता नहीं दी गई थी। इसको वैधानिकता कब दी गई थी? तो सन 2002 में, सन 2003 में। तो यहाँ पर उस समय केवल एक संगठन के रूप में स्थापित कर दिया गया था, वैधानिकता नहीं दी गई थी। वैधानिकता का तात्पर्य क्या है जी? तो किसी कानून द्वारा निश्चित रूप से बना देना और उसका निश्चित प्रावधान बना देना, नियम बना देना, उसको वैधानिक संगठन कहते हैं। तो वहीं पर जो 2003 में इसको नियम, उस समय निश्चित नियम नहीं बनाया गया था, केवल डीपीएसपी आप लोग जानते होंगे, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत इसको के तहत सीबीआई का जब गठन किया गया था तो इसका भी गठन कर दिया गया था। लेकिन 2003 में इसको वैधानिकता निश्चित कानून बना दिया गया।
तो इसको भी याद रखना कि किसके तहत किया गया था, जैसे केस संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था। 1963 में जो केस संथानम समिति ने सिफारिश की थी, उसी के तहत 1964 में यह बनकर तैयार हो गया है। तो यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करता है। एक नंबर गलत है। दूसरा नंबर कह रहा है कि यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो एकदम सही है, यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, किसी के प्रति नहीं। सीवीसी केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। तो यहाँ पर यह देखेंगे तो यह सरासर गलती हो जाएगा, क्योंकि सीवीसी नहीं है जी, जांच एजेंसी यह नहीं है। यह कौन सी है जी? तो यहीं पर देख लीजिए, सीवीसी के संदर्भ में देख लीजिएगा, तो सीवीसी जो है जांच एजेंसी नहीं है। यह क्या है? तो एनालिसिस कर सकती है। यह जो है, मान लीजिए कि 10 क्राइम हुआ, एक तो ए जगह पर क्राइम हुआ ए तरह का, मान लीजिए कि ए जगह पर क्राइम हुआ ए तरह का, बी जगह पर क्राइम हुआ बी तरह का, मतलब कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह का क्राइम होता है। ए जगह पर ए तरह का क्राइम हुआ, बी जगह पर बी तरह का क्राइम हुआ, और बी सी जगह पर सी तरह का क्राइम हुआ, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का क्राइम हो रहा है। तो यह जो है, इनमें जांच नहीं करती है, कहीं पर जाकर जांच नहीं करती है सीबीसी। लेकिन जब सीबीआई जांच करके जो रिपोर्ट लाती है, उसका एनालिसिस करने का काम करती है। सॉरी, सीबीआई के द्वारा जो जांच रिपोर्ट लाया जाता है, उसका एनालिसिस करती है और बताती है कि इस तरह के क्राइम जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या है, मतलब इन सभी के संदर्भ में सरकार को सलाह देती है। यह जांच एजेंसी नहीं है, और यहाँ पर कह रहा है कि जांच एजेंसी है। यहाँ पर तीसरा नंबर भी गलत हो जाएगा। एक भी गलत, तीसरा भी गलत, तो यहाँ पर केवल 2 सही है। तो यहाँ पर सही आंसर कहाँ पर है जी? तो डी नंबर दिया हुआ है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है, और यहाँ पर क्या दे रहा है? तो सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर दे रहा है, मानक आर्थिक सिद्धांत के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग सामान्यतः आय के प्रति लोचदार होती है। आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग सामान्यतः आय के प्रति लोचदार होती है। एंजेल का नियम कहता है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। यहाँ पर जब हम देखेंगे कि एंजेल का नियम क्या कहता है जी, तो एंजेल के नियम का संदर्भ है केवल मुख्य रूप से आय की वृद्धि से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि मानक आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग आय के प्रति लोचदार होती है, तो एकदम सरासर गलत है। क्यों जी? तो इसका तात्पर्य है कि आप मांग, मतलब कि आय में वृद्धि होने पर खाद्य पदार्थों में भी वृद्धि, खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हो जाती है, या फिर उपभोग में भी वृद्धि हो जाती है, और आय घटने पर ऐसा कम भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। खाद्य पदार्थ की मांग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब पोषण स्तर में अंतर हो सकता है, लेकिन खाद्य पदार्थ की जो है, खाद्य पदार्थ की मांग जो है कभी कम नहीं होती है। यह असंवेदनशील होती, मतलब कि यह लोचदार नहीं होती है। चाहे किसी की आय कितना भी कम क्यों ना हो जाए, वह खाद्यान्न कम नहीं कर सकता है। भले ही पोषण स्तर कम हो जाए, पोषण अगर स्तर दिया होता तो यहाँ पर यह सही होता है, लेकिन यहाँ पर खाद्य पदार्थ की कभी ऐसा थोड़ी ना होता है कि मतलब कि आय घट जाए तो लोग खाना ही छोड़ दे। नहीं, खाना तो हर तरह से है। आज का कमाया कल खा लेंगे, कल या फिर कर्ज लेकर खा लेंगे, लेकिन आय खाद्य की मांग में कभी कमी नहीं होती है। यहाँ पर दे रहा है कि लोचदार होती है, एकदम सरासर गलत हो जाएगा। और एंजल का नियम जो कहता है, आय में जब वृद्धि होती है तो भोजन पर खर्च में कमी आ जाती है, और यहाँ पर दे रहा है वृद्धि हो जाती है। क्यों जी? तो एंजल का नियम कहता है कि जब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होता है, मान लीजिए कि 10,000 रुपये जो कमाता है पहले, तो उसका तो निश्चित भाग मान लीजिए कि वह जो है 10,000, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके पास 10,000 रुपया इनकम है मंथली, तो 9,000 रुपया प्रत्येक मंथ खाना खा जाता है। लेकिन जब उसी के पास 1 लाख हो जाएगा, तो वो अधिक से अधिक जब अपना खाद्य में वृद्धि करेगा तो 10,000 कर देगा, 10,000 कर देगा, 12,000 कर देगा, लेकिन अधिकांश भाग किस पर खर्च करेगा जी? तो अधिकांश भाग जो है, या फिर पूंजीगत खर्चों में, पूंजीगत वस्तुओं में खर्च कर दे, या फिर विलासी वस्तुओं में खर्च कर दे। लेकिन खाद्यान्न पर ऐसा कभी नहीं होगा कि जब 9,000 के आसपास छोड़ के सीधे 80,000 रुपये चाहे 90,000 रुपये सीधे खाना पर खर्च होने लगे। 90,000 रुपये कभी भी ऐसा नहीं है कि खाद्य की मांग इतना बढ़ जाएगा, मतलब खाद्य की पर खर्च की दर इतना बढ़ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। एंजल का नियम कहता है कि जब लोगों का आय बढ़ता है, तो परिवार का बड़ा आय जो है गैर भोजन पदार्थों पर खर्च होता है, गैर भोजनीय। यहाँ पर दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। एक नंबर भी गलत है, दूसरा नंबर भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा हम लोग का, एक नंबर गलत, दूसरा नंबर गलत, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद ऑपरेशन थंडर 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है? ऑपरेशन थंडर 2025 को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है जी? तो ऑपरेशन थंडर का संबंध जो है यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि लाल सागर में समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने की एक वैश्विक सैन्य अभियान है। समुद्र मार्ग को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक सैन्य अभियान, ऑपरेशन थंडर। उसके बाद से वन्य जीव और वानिकी उत्पादों के अवैध व्यापार के विरुद्ध एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तन प्रयास है। तो यहाँ पर जब ध्यान देंगे ऑपरेशन के थंडर के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो बी नंबर ही सही हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब की गई थी? ऑपरेशन थंडर के संदर्भ में कुछ लाइन देखना चाहें तो इसकी शुरुआत सन 2025 में ही की गई है। 2025 में ही की गई है। तो यह क्यों की गई है? तो जो जितने भी मतलब कि अवैध व्यापार होता है जी
जंगली पशु या फिर कहे तो प्राकृतिक संपदाओं का उसको नियंत्रित करने के लिए। और इसी के तहत 2026 तक लगभग 30,000 जीवित पशुओं को जब्त किया गया है। 30,000 जीवित पशुओं को जब्त किया गया है। इसमें इंटरपोल भी सहायक होता है, इंटरपोल भी इसमें सहायक होता है। इंटरपोल विश्व सीमा शुल्क संगठन, जिसको वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद तो यहाँ पर इतने सारे संगठन जो है इंटरपोल और WCO दोनों मिलकर इस पर कार्य करते हैं। तो इससे जाकर मतलब जितने भी विश्व भर में जीव जंतुओं का अवैध व्यापार होता है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे जो पेंगोलिन का काफ़ी व्यापार होता है। पेंगोलिन का चीन की दवाओं में काफ़ी मांग है, तो पेंगोलिन जो है इसका अवैध व्यापार होता है। पेंगोलिन के अलावा रेड सील्ड टर्टल का नाम सुने होंगे। रेड सील्ड टर्टल की खोपड़ी का भी मतलब जो उसका सील्ड होता है, रेड सील्ड टर्टल लाल रंग का, जो यहाँ पर कछुए का नाम सुने, कछुआ जो होता है उसका जो ऊपरी भाग लाल होता है, तो इसको रेड सील्ड टर्टल कहते हैं। तो इसका भी चीन के बाज़ारों में काफ़ी मांग है। चीन ही नहीं बल्कि जो जितने भी मतलब बहुत सारे औषधियों में इसका उपयोग होता है, तो इसका भी अवैध व्यापार होता है। तो इन सभी ऐसे ही जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या फिर संवेदनशील जीव हैं, उन सभी की रक्षा के लिए यह कार्य करता है। तो इसको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कीजिए। मानदंडों पर विचार कर लेना है। और यहाँ पर दे रहा है, उपर्युक्त में से कौन से मानदंड किसी जनजाति को विशेष रूप से सुभेद्य जनजाति समूह PVTG के रूप में निर्धारित करने हेतु ध्यान में रखे जाते हैं। निर्धारित करने हेतु ध्यान में रखे जाते हैं जी। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, और यहाँ पर ऑप्शन का तरीका देख लेंगे कि एलिमिनेशनल, यहाँ पर देखिए एलिमिनेशनल मेथड दिया हुआ है 1 2 3 2 3 4 1 4 5 1 3 5। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं हम लोग, जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या वृद्धि शामिल है जी। PVTG के को ध्यान आकर्षित करने, मतलब कि PVTG कैसे घोषित किया जाता है, इसी को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि को ध्यान रखा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर, उसके बाद से आर्थिक स्थिति, सकल उत्पादन, साक्षरता दर। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे, PVTG को अगर एक बार आप लोग जानते होंगे, PVTG कहते किसको है जी, तो PVTG को जो 1960 में गठित की गई थी, ढेबर समिति ने इसको इसके संदर्भ में सिफारिश किया था। जो पिछड़े जनजातीय समूह है, मतलब कि ST तो है, भारत में ST जनजाति है, लेकिन उनमें भी ST में भी कुछ ऐसे हैं जो कि पूर्णतः आदिम जीवन जीते हैं। कुछ ST ऐसे हैं जो कि विकसित हो चुके हैं और सामान्य जीवन जीते हैं, मतलब कि मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं हम मानव विकास के। लेकिन जो कुछ ऐसे जनजाति हैं जो कि अभी भी आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं, उनकी जनसंख्या वृद्धि जो है प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है। और जो भी प्राकृतिक संसाधनों का ही उपभोग मात्र करते हैं, अप्राकृतिक जीवन जीते हैं, तो उन सभी को PVTG कहा जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ और भी मानदंड निर्धारित किए गए। अब बिना मानदंड के तो निर्धारित करना मुश्किल है कि कौन PVTG है, कौन PVTG नहीं है। यहाँ पर दे रहा है जनसंख्या वृद्धि, तो एकदम सही है। जनसंख्या वृद्धि भी प्राकृतिक, यदि उनकी जनसंख्या वृद्धि प्रकृति के अनुसार होती है तो उसको PVTG घोषित किया जा सकता है। उसके बाद से यहाँ पर दे रहा है शिशु मृत्यु दर, तो शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में अभी उसको शामिल नहीं किया गया है। आर्थिक स्थिति एकदम शामिल है, क्योंकि वे जो है आर्थिक स्थिति में क्या होते हैं जी, तो प्राकृतिक जीवन जीते हैं, उनको पैसा रुपया पैसे से काम नहीं होता है, वो जंगलों में रहते हैं और जंगली उत्पादों को खाते हैं, उपभोग करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर भी सही होगा। लेकिन चौथा नंबर जो दे रहा है सकल घरेलू उत्पादन दर, तो यह नहीं होता है। अब बताइए सकल घरेलू उत्पादन दर कैसे होता है जी, तो यह एक मुख्य धारा वाला आर्थिक संकेत है। इसमें क्या होता है जी, तो किसी भी कार्य का मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है, कार्य या फिर सेवा या फिर उत्पाद का मौद्रिक मूल्य निकालकर तब उसका आकलन किया जाता है। लेकिन जो ये आदिवासी लोग रहते हैं, इनका मौद्रिक मूल्य निकालना तो असंभव है, क्योंकि वे मुख्य कार्य जो है अपने समाज और समाज के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं। तो यह नहीं होगा। चौथा नंबर है, पाँचवा नंबर है साक्षरता दर, एकदम शामिल है साक्षरता दर। उनकी साक्षरता दर जो शून्य होती है या फिर न्यूनतम होती है, 5% से भी कम होती है जिन जनजातियों की, तो उनको PVTG घोषित किया जा सकता है। तो 1 3 और 5 सही है। तो 1 3 5 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन के संबंध में विचार करना है, और क्या विचार करना है जी, तो सही कथन पर विचार कर लेना है बलबन के संदर्भ में। और यहाँ पर दे रहा है, बलबन ने सुल्तान की सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए राजत्व के दैवीय सिद्धांत पर बल दिया। सुल्तान की सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए राजत्व के दैवीय सिद्धांत पर बल दिया। इसके बाद से बलबन ने जन समर्थन प्राप्त करने के लिए विद्रोहियों के प्रति उदारता की नीति का अनुसरण किया। जन समर्थन प्राप्त करने के लिए विद्रोहियों के प्रति उदारता की नीति का अनुसरण किया था जी। तो यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो 1 नंबर तो एकदम सही है, दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसने अपने आप को जिल्ले लाही को घोषित कर दिया था। तो यहाँ पर दैवीय सिद्धांत का पालन किया और कह दिया कि स्वयं जो है मतलब कि ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर उप ईश्वर है, मतलब कि उसको कहे तो उप ईश्वर कह सकते हैं, या फिर जैसे खलीफा की मान्यता को भी थोड़ा सा कम कर दिया। यहाँ पर 1 नंबर सही है। दूसरा नंबर दे रहा है कि बलबन ने जन समर्थन प्राप्त करने के लिए विद्रोहियों के प्रति उदारता, अरे बाल रे बाल, बलबन ने तो अपनी विद्रोहियों के प्रति क्रूरता की नीति अपनाई, इसी को कहते हैं रक्त अमलौह की नीति। बंगाल के जो विद्रोही शासक थे उनकी सर कलम करके लेकर राजधानी में घुमाया। सर कलम करके मतलब सिर काट कर राजधानी अपने क्षेत्र में घुमाया, बंगाल के शासक, विद्रोही शासक। और इसके बाद से यहाँ पर आप लोग सुने होंगे जो मध्य भारत के जो मूल भारतीय लोग थे, उन्होंने जब विद्रोह किया था तो पूरे जंगल को ही जला दिया इसने।
पूरे जंगल को जला दिया था। जो राजपूत शासक जो थे विद्रोह कर रहे थे बलबन के और तुर्की शासन के विरुद्ध, तो उनको पूरे और भाग कर मान लीजिए कि विद्रोह करने के बाद भागकर जंगल में चले जाते थे। तो इसने पूरे जंगल को ही जला दिया, आसपास आने वाली बस्तियों को भी जला दिया जंगल के, और जो मिल गया उसको खत्म करवा दिया। तो यहाँ पर उदारता की नीति कैसे अपना सकता है? एक नंबर सही है केवल, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनीय रेपो दर जिसको VRR कहते हैं और निश्चित रेपो दर, परिवर्तनीय रेपो दर निश्चित रेपो दर के बीच अंतर के संदर्भ में विचार करना है। VRR और निश्चित रेपो दर के बीच अंतर के संदर्भ में विचार करना है। इसके बाद से देखते हैं कितने सही हैं, उपयुक्त में से कितने सही हैं जी। तो यहाँ पर जो है VRR का उपयोग मुख्य रूप से एक दिन के लिए, ये कह रहा है कि VRR का उपयोग जो है मुख्य रूप से एक दिन के लिए किया जाता है, एक दिन के उधार लेने हेतु किया जाता है, जबकि निश्चित रेपो दर का उपयोग लंबी अवधि के उधार के हेतु किया जाता है। VRR को ध्यान रखना है जी। VRR वास्तव में कहते किसे है जी? तो उसके बाद दे रहा VRR में संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि निश्चित रेपो दर के अंतर्गत बैंकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना अनिवार्य है। सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखना अनिवार्य है, यहाँ पर कह रहा है। उसके बाद से कह रहा है VRR हमेशा निश्चित दर से कम होगा। VRR जो है हमेशा निश्चित दर से कम होगा, निश्चित रेपो दर से कम होगा जी। तो यहाँ पर यहीं से शुरू कीजिए ना कि सही है या फिर गलती। तो ये कह रहा है कि जब आप लोग सामान्य जीवन में देखिए, आप कहिएगा कि एक दिन के लिए हमको 1 लाख रुपया चाहिए किसी से जाकर, तो 100 रुपये सूद कहेगा जी। आपको जब जान जाएगा, मान लीजिए कि रोड एक साहूकार है, साहूकार के पास जाइए और कहिए कि हमारा को बस एक दिन के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, परसों हम मतलब कि कल हम 1 लाख रुपये का उपयोग करेंगे, परसों आकर आपको पैसा वापस कर देंगे। तो साहूकार तो समझेगा बाल खतरनाक इमरजेंसी का काम है, तो कहेगा कि 1 लाख रुपये के लिए एक दिन के लिए 1000 रुपया चाहिए। कितना? तो हम जब वापस लेंगे परसों 1 लाख रुपया, तो उसके साथ 1,01,000 रुपये ले लेंगे। एक दिन का 1,000 रुपये साहूकार वापस ले लेगा। तो ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन वास्तव में इसका गणना कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। और दूसरा नंबर है, अगर जाकर बैंक में आप लोग अप्लाई कीजिए, 2 महीना 3 महीना बैठिए, कहिए कि हमरा को जब पैसा हो तो थोड़ा-सा पैसा दीजिए, हमको लगाना है उद्योग, पाव रोटी का दुकान लगाना है, पापड़ गुजिया का दुकान लगाना है। जब जाकर बैंक से रोना रोइएगा, एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दीजिएगा, तो जो है बैंक जो है कहेगा अच्छा ठीक है दे देते हैं, 1 लाख रुपये दे देगा। लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? तो सालाना पर 10%, 12%, अर्थात साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पड़ेगा जी? तो 1 लाख का 10% निकालिएगा तो कुछ कितना हो जाएगा जी? तो 1000 के आसपास हो जाएगा। तो साल में 1000 रुपया लगेगा 1 लाख के लिए, और यहाँ पर एक दिन के लिए 1000 रुपया लग जाता है। कैसा है? तो आप लोग यहाँ पर यह जो है गलत हो जाएगा। VRR में निश्चित VRR का दर जो है रेपो दर से अधिक होता है। तो ये तीसरा नंबर गलत। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि VRR में संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह भी गलत है। इसमें भी संपार्श्विक या फिर कहे तो प्रतिभूति की आवश्यकता होती है, प्रतिभूति कहिए या फिर गारंटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यह गलत है। दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर जो दे रहा है कि VRR का उपयोग मुख्य रूप से एक दिन के लिए या फिर ओवरनाइट के लिए किया जाता है जी। तो यहाँ पर जो है यह गलत है, क्योंकि एक दिन के लिए नहीं बल्कि 14 दिन से तक के लिए होता है। 7 दिन, 14 दिन या फिर 28 दिन तक के लिए VRR का उपयोग किया जाता है। 28 दिन तक के लिए किया जाता है, ना कि एक दिन मात्र के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर भी गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। VRR का उपयोग कितने दिन के लिए? तो एक दिन, 7 दिन, 14 दिन और 28 दिन तक के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिसी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओडिसी नृत्य के संदर्भ में विचार करना है, और यहाँ पर क्या विचार करना है जी? तो सही विचार करना है ओडिसी नृत्य के संदर्भ में। यहाँ पर दे रहा है चौक और त्रिभंग 2 बुनियादी मुद्राएं हैं। चौक और त्रिभंग जो है 2 बुनियादी मुद्राएं हैं जिनके आधार पर नृत्य संचालन की तकनीकें निर्मित की जाती हैं, जिनके आधार पर नृत्य संचालन की तकनीकें निर्मित की जाती हैं। उसके बाद से देवदासियां अथवा महारी ओडिसी नृत्य के माध्यम से मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग खोजती हैं। तो यहाँ पर जब देखेंगे देवदासियां कह रहा है कि मोक्ष या मुक्ति का मार्ग खोजती हैं जी। तो यहाँ पर जो है एक नंबर तो एकदम सही है, ओडिसी नृत्य में है चौक और त्रिभंग 2 मुद्राएं हैं। और उसके बाद से देवदासिया अथवा महारी ओडिसी नृत्य के मुख्य खोज करता है, तो एक दूसरा नंबर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत जन्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में विचार कीजिए। काची के संदर्भ में जी? तो लागत जन्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में। और यहाँ पर क्या विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार करना है लागत जन्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में। यह कह रहा है कि यह श्रम और कच्चे माल जैसे आगतों की कीमतों में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रास्फीति है। श्रम और कच्चे माल जैसे आगतों की कीमतों में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रास्फीति है। उसके बाद से है यह मुद्रास्फीति प्रायः उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। तो व्यय क्षमता में वृद्धि के कारण होती है जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर तो एकदम सही है। लागत जन्य मुद्रास्फीति जो है श्रम और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण होती है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर
हर चीज़ के मूल्य में वृद्धि हो रही है। क्यों जी? क्योंकि सबसे पहले तेल की माँग में तेल के मूल्य में वृद्धि हो गई है। तेल के मूल्य में वृद्धि मतलब कि बिस्किट ही बना लीजिए, बिस्किट ही ले लीजिए, तो बिस्किट चलाने वाली मशीन जो होती है तेल पेट्रोल या फिर डीज़ल से चलता होगा, तो डीज़ल की माँग में मूल्य में वृद्धि हुई तो क्या हुआ? लागत बढ़ गया, तो कच्चे माल की लागत बढ़ गया, तो यहाँ पर जो परिवहन लागत बढ़ जाएगा, परिवहन लागत बढ़ते ही कहिए कि वहाँ पर उत्पादन लागत बढ़ जाएगा, मतलब कच्चा पदार्थ ही एक तरह से यह भी कच्चा पदार्थ ही है। तो यह भी इसका मूल्य बढ़ने पर मज़दूरों की लागत भी बढ़ जाएगी, तो मज़दूर भी सोचेंगे कि हमको ज़्यादा आय होने लगे। तो इस तरह से यह एक चेन की तरह कार्य करने लगता है। एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि, दूसरे के मूल्य में वृद्धि, तीसरे के मूल्य में वृद्धि, चौथे के मूल्य में वृद्धि, ऐसे ही प्रेरित करते चलता है और एक सर्कल का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से यह चलते रहता है और यह एक गंभीर तरीके से मुद्रास्फीति का जाल का निर्माण कर देता है। यहाँ पर 1 नंबर सही है। दूसरा नंबर पर है कि यह मुद्रास्फीति प्रायः उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता में वृद्धि के कारण होती है। व्यय क्षमता में वृद्धि के कारण होती है जी। तो यहाँ पर जो है दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। 1 नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से हानिकारक पदार्थ जो हैं ई अपशिष्ट में पाए जाते हैं? कौन से हानिकारक पदार्थ ई अपशिष्ट में पाए जाते हैं? तो नीचे के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। सही उत्तर का चयन करना है जी। हानिकारक पदार्थ ई अपशिष्ट में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर दे रहा है पारा, कैडमियम, बेरिलियम, प्लेटिनम। तो यहाँ पर जब ध्यान देंगे तो यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। अगर ऑप्शन में एलिमिनेशनल मेथड हो तो कहीं लग सकता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एलिमिनेशनल मेथड दिया गया है कि 1 4 1 2 3 2 2 3 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये अपशिष्ट में पाए जाते हैं, तो पारा भी पाया जाता है। पारा तो हर मतलब कि बल्ब में भी पारा पाया जाता है और बल्ब जो फूटता है तो उसमें से पारा मुक्त होकर ई अपशिष्ट बन जाता है। कैडमियम भी होता है, रेडियो टीवी इन सब में जो होता है कैडमियम की मात्रा होती है और ये जो फैलता है तो इससे काफ़ी गंभीर बीमारी उत्पन्न होता है। और इसके बाद से बेरिलियम भी होता है, बेरिलियम भी प्रदूषण ई अपशिष्ट है। लेकिन प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम तो कुछ बहुत सारे वस्तुओं में उपयोग किया था, लेकिन यह जो है प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। कि यहाँ पर प्रदूषण क्या कहते हैं जी? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जो अपशिष्ट जो होता है, अपशिष्ट मुख्य रूप से ई अपशिष्ट मुख्य रूप से किसको कहते हैं? तो एक तरह से प्रदूषण का जो उत्पन्न करने का काम करते हैं। प्रदूषण ये वायु जल या फिर कहें तो भूमि में जब ये मिलते हैं, मृदा में जब मिलते हैं, तो इनसे हानिकारक जहरीली गैसें निकलती है, मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन यह भी जो है, यह भी वायु में या फिर कहें तो ऑक्सीजन में या फिर जल में जब मिलता है, तो यह जो है हानिकारक कोई भी पदार्थ उत्पन्न नहीं करता है, ना ही मानव के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए इसको ई अपशिष्ट नहीं कहते हैं। इन सभी को ई अपशिष्ट कह देते हैं, लेकिन इसको नहीं। कैसे कि इसका जब उपयोग उठाइएगा तब इसका उपयोग किया जा सकता है, कोई हानि नहीं उत्पन्न करता है। तो 4 नंबर नहीं होगा, 1 2 3 सही हो जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के निकट टैंक्यूबार में एक कारखाना स्थापित किया था तथा कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर में उनकी मुख्य बस्ती थी? श्रीरामपुर में, बस आगे पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पर कह टैंक्यूबार में कारखाना, उसके बाद से श्रीरामपुर में कौन बसा था जी? तो कलकत्ता के निकट। अपनी गतिविधि मिशनरी गतिविधियों के लिए अधिक जाने जाते थे। तो कौन जो थे, जो कि अपने व्यापार की जगह ये मिशनरियों पर ही ध्यान देते थे और कहते थे कि इसका ईसाई धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए। यहाँ पर दे रहा है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फिर डेंस। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। डेंस ही जो थे यहाँ पर भारत में ईसाइयत की वृद्धि को ही अपना तरजीह दे रहे थे, व्यापार पर कम ध्यान देते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दे रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, भोग राजू पट्टाभी, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस, पट्टाभी सीतारामैया का नाम दिया था, सीआर दास, कॉमरेड, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑप्शन का तरीका जो है 1 2 सही कथन का चयन करना है। 1 2 2 3 2 4 1 2 1 3 4। तो यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना इंडिया फॉर इंडियंस। क्या इंडिया फॉर इंडियंस जो था मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था? तो एकदम सरासर गलती हो जाएगा। उसके बाद से देखते हैं, तो इसके बाद से है भोग राजू पट्टाभी सीतारामैया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वास्तविक नाम पट्टाभी सीतारामैया, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस दिया गया। तो हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 नंबर ऑप्शन स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसका सीआर दास, कॉमरेड। तो इस कॉमरेड किसने लिखा था जी? कॉमरेड हमदर्द, ये सब एक ही व्यक्ति ने लिखा था, मोहम्मद अली ने। यहाँ पर कॉमरेड हमदर्द जो था मोहम्मद अली एमडी अली ने लिखा था, ना कि चित्तरंजन दास ने। तो यहाँ पर तीसरा नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद से दे रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और कह रहा है कि भारत दुर्दशा। एकदम सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा लिखा। पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है। तो 2 और 4 केवल सही है, अर्थात 2 ऑप्शन सही है। यहाँ पर 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के साथ साथ केंद्रीय विधान परिषद का प्रावधान किया गया था? केंद्रीय विधान परिषद का प्रावधान किया गया था 17 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784,
चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। यहाँ पर जब हम ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1853 में ही केंद्रीय विधान परिषद का प्रावधान किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर समाचारों में चर्चित ध्रुवा 64 और विक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्रुवा 64 और विक्रम जो है यहाँ पर दे रहा है माइक्रो सैटेलाइट, मानव रहित हवाई वाहन, उसके बाद से लेजर अस्त्र प्रणाली, उसके बाद से माइक्रो प्रोसेसर। तो ध्रुवा 1 के संदर्भ में आप लोग काफी समय से चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर जो है तेजस ध्रुवा 64 और विक्रम, यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर है ये सभी जो है माइक्रो प्रोसेसर। ध्रुवा के नाम से तो अस्त्र भी है, लेकिन यह जो है ध्रुवा V64 जो है, ध्रुव 64 जो है ये सभी का है जी, तो माइक्रो प्रोसेसर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महिला व्यक्तियों पर विचार कीजिए। महिला व्यक्तियों पर विचार करना, कैसा विचार करना है जी? तो कौन से भारत की संविधान सभा की सदस्य थी? संविधान सभा की सदस्य कौन कौन थे जी? तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, हंसा मेहता, उसके बाद से लक्ष्मी सहगल। तो यहाँ पर आप लोग को देख कर ही लग जाएगा कौन था जी। तो ये सरोजिनी नायडू भी थी, विजयालक्ष्मी पंडित भी थी, अमृता कौर भी थी, हंसा मेहता भी थी, लेकिन लक्ष्मी सहगल कहाँ थी जी? ये तो INA की सदस्य थी, INA में शामिल थी, यह संविधान सभा में शामिल नहीं हो सकी थी। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 केवल सही है, 5 का मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लायन टेल्ड मकाक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लायन टेल्ड मकाक के संबंध में विचार करना है, यहाँ पर कह रहा है और कैसा विचार करना है जी? तो सही कथन पर विचार कर लेना है लायन टेल्ड मकाक के संदर्भ में। यहाँ पर दिया गया है अनन्य रूप से दक्षिण पश्चिम भारत के मूल निवासी है। ये जो है लायन टेल्ड मकाक जो है दक्षिण पश्चिम भारत के मूल निवासी है जी। इसके बाद से लायन टेल्ड मकाक भारत में मकाक की सबसे छोटी प्रजाति है। भारत में मकाक की सबसे छोटी प्रजाति कह रहा है लायन टेल्ड मकाक है। इसका से इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, लुप्त प्राय कह रहा है। यहाँ पर जब हम लोग ध्यान देंगे 1 नंबर जो है दक्षिण पश्चिम भारत के मूल निवासी एकदम सही है। केरल, तमिलनाडु इस सब क्षेत्रों में यह काफी बेहतर रूप से पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर एकदम सही है। दूसरा नंबर दे रहा है भारत में मकाक की सबसे छोटी प्रजाति है, तो एकदम सरासर गलत है। यह जो है 10 kg तक की हो सकती है, तो यहाँ पर यह सबसे छोटी नहीं है, तो दूसरा नंबर गलत है। तीसरा नंबर, इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया, एकदम सही है। तीसरा नंबर एकदम सही है। 1 नंबर सही है, तीसरा नंबर सही है। दो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार कर लेना है युग्मों के संदर्भ में, युग्मों पर विचार करना है। तो यहाँ पर दिया गया है हल जोतता हुआ किसान, नंदलाल बोस ने बनाया था जी चित्रकारी। उसके बाद से श्रम की विजय, देवी प्रसाद राय चौधरी। उसके बाद कह रहा है कि दीप जलाने वाली महिला, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था जी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या चयन करना है? तो सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन का तरीका है केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं करके दिया हुआ है। तो हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर किसने कौन सी चित्रकारी किसने बनाई थी जी, तो यहाँ पर जो कह रहा है कि हल जोतता हुआ किसान नंदलाल बोस ने, तो एकदम सही है, 1 नंबर सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि श्रम की विजय देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया था, तो एकदम सही है। लेकिन जो दे रहा है कि दीप जलाने वाली महिला अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, तो यहाँ पर यह एकदम गलत है। दीप जलाने वाली महिला अवनींद्रनाथ टैगोर ने नहीं बनाया था। यहाँ पर जगमोहन नाम का कोई व्यक्ति था, उसने बनाया था यह। तो यहाँ पर शायद जगमोहन या फिर कहें तो कोई अन्य ने बनाया था, लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर ने नहीं बनाया था। यहाँ पर तीसरा नंबर गलत है। 1 और 2 सही है, अर्थात 2 ऑप्शन सही है। दूसरा सही है, केवल 2 युग्म में सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्व बैंक समूह संस्था का सदस्य है? भारत जो है किस विश्व बैंक समूह संस्था का सदस्य नहीं है? ये सभी कहाँ है जी? तो ICSID, मीगा, IFC, IDA ये कहाँ है? तो ये सभी के सभी WB के पार्ट्स हैं। इन सभी से मिलकर WB या फिर वर्ल्ड बैंक का निर्माण होता है। इन सभी में एक ऐसा संगठन है जिसका सदस्य जो है भारत नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, भारत जो है ICSID का सदस्य नहीं है। जो निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है निवेशों के विवाद को निपटाता है, उसमें से भारत शामिल नहीं है। कहें जी तो भारत कहता है कि यह पक्षपातपूर्ण है, अर्थात भारत में निवेश को यह कम कर सकता है, रोक लगा सकता है भारत में निवेश के दर को, इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोगों ने 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।